आज की नेटवर्किंग में न एक बड़ी अजीब सी पहेली है। हमारे पास सुपरकार जितनी तेज रफ्तार वाला हार्डवेयर है, लेकिन जब उसे वर्चुअल दुनिया में चलाते हैं तो वो अक्सर ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। इस विश्लेषण में हम उन्हीं छुपे हुए ट्रैफिक जैम्स का पता लगाएंगे जो हमारे नेटवर्क को धीमा कर रहे हैं, और देखेंगे कि इस स्पीड को वापस कैसे हासिल किया जाए। तो हमारी खोज यहीं से शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ हमारे पास 40 जीबीपीएस की जबरदस्त स्पीड वाला हार्डवेयर है, लेकिन जैसे ही ये ट्रैफिक वर्चुअल दुनिया में घुसता है, स्पीड धड़ाम से गिर जाती है। नेटिव होस्ट पर तेज जीबीपीएस से सीधे 6.5 जीबीपीएस पर। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कीमती परफॉर्मेंस जा कहाँ रही है? हमारी पहली रुकावट छिपी है सीपीयू और नेटवर्क कार्ड के बीच की बातचीत में। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी कुछ ज्यादा ही बातूनी हो जाता है, जिससे सीपीयू पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये इंटरप्ट्स का ओवरलोड हमारे सिस्टम को धीमा कैसे करता है। इस प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है दरवाजे की घंटी वाली मिसाल। मान लीजिए हर एक नेटवर्क पैकेट एक मेहमान है जो दरवाजे की घंटी बजा रहा है, और एक बिजी नेटवर्क पर यह घंटी तो लगातार बजती ही रहती है। सीपीयू को बेचारा अपना सारा काम छोड़कर हर बार दरवाजा खोलने भागना पड़ता है। इस लगातार की रुकावट का मतलब है कि कोई भी असली काम कभी ठीक से हो ही नहीं पाता। तो इस लगातार बजने वाली घंटी का क्या इलाज है? जवाब है नैपी। सोचिए, हमने दरवाजे की घंटी ही बंद कर दी, उसकी जगह एक शांत रिसेप्शनिस्ट बिठा दिया है, हमारा सीपीयू, जो थोड़ी थोड़ी देर में वेटिंग रूम यानी नेटवर्क कार्ड के मेमोरी बफर को चेक करता है। अगर मेहमान यानी पैकेट्स इंतजार कर रहे हैं तो वो उन सबको एक साथ अंदर ले आता है। ये जो बैच प्रोसेसिंग है, ये एक खास कम डिस्टर्ब करने वाले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जिसे सॉफ्ट इरक कहते हैं, के जरिए होती है। ये सैकड़ों हार्डवेयर इंटरप्ट्स की जगह ले लेता है और सीपीयू को आज़ाद कर देता है। तो नैपी ने लगातार रुकावटों वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अक्सर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा ही होता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो अगली रुकावट सामने आ जाती है। अब हमारे पास एक एफिशिएंट प्रोसेस तो है, लेकिन वो अभी भी एक ही लेन में फंसी हुई है। हमारा रिसेप्शनिस्ट यानी एनएपी अब बहुत एफिशिएंट है, लेकिन उसकी डेस्क पर मेहमानों की बस एक ही लाइन लगी है जो दरवाजे के बाहर तक जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि सारे पैकेट्स को प्रोसेस करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन है। इसका मतलब ये कि एक सीपीयू कोर सारा का सारा भारी काम कर रहा है, जबकि बाकी सारे कोर्स खाली बैठे हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है, एक ही लाइन के साथ आप कभी भी एक कोर की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं जा सकते। ठीक है, अब कहानी को ले चलते हैं क्लाउड में, जहां चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। वर्चुअलाइजेशन, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियाद है, अपने साथ कई नई परतें ले आता है। ये एक पैकेट के सफर को एक सीधी दौड़ से एक मुश्किल बाधा दौड़ में बदल देता है। जरा देखिए कि एक पैकेट का सफर कितना लंबा और मुश्किल हो जाता है। ये फिजिकल नेटवर्क कार्ड से शुरू होता है, फिर होस्ट कर्नेल, एक वर्चुअल स्विच, फिर एक और वर्चुअल डिवाइस से गुजरता है, और तब जाकर कहीं कंटेनर तक पहुंचता है। दाईं तरफ ये जो फ्लेम ग्राफ है ना, ये दिखाता है कि हर कदम पर कितना एक्स्ट्रा काम जुड़ता जा रहा है। स्टैक जितना ऊंचा, मतलब सीपीयू को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एक पैकेट को पहुंचाने में। और ये तस्वीर तो एकदम साफ कर देती है कि वर्चुअलाइजेशन की असली दिक्कत कहाँ छिपी है। सोचिए, एक मल्टी लेन हाईवे है जहां होस्ट पर कई सीपीयू कोर हैं, लेकिन जैसे ही ये ट्रैफिक वर्चुअल मशीन तक पहुंचता है, उसे एक सिंगल लेन टोल बूथ से गुजरना पड़ता है। ये टोल बूथ है स्टैंडर्ड वर्चुअल नेट वर्चुअल एनआईसी, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है। भले ही वीएम के अंदर कई भी सीपीयू हों, वो सब एक ही लाइन में लगने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वीएम खुद ही परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो इस वर्चुअल ट्रैफिक जम को कैसे हटाया जाए? अरे, हम एक मल्टी लेन ब्रिज बना देंगे। इसी को कहते हैं मल्टी क्यू वर्चुअनेट। हम बस वर्चुअल एनआईसी को कई लाइनों के साथ कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिससे वीएम के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग मुमकिन हो जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्क्रीन पर जो असली कमांड्स दिख रही हैं, वो दिखाती हैं कि इंजीनियर्स इस मल्टी लेन एक्सप्रेसवे को बनाते कैसे हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम कुछ ट्रैफिक को पूरी तरह से बाईपास ही करवा दें? यहीं पर वी होस्ट यूजर का रोल आता है। इसे होस्ट और गेस्ट के बीच एक प्राइवेट सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे की तरह समझिए। ये होस्ट कर्नल के धीमे घुमावदार रास्तों से बचकर पैकेट्स को सीधे गेस्ट की मेमोरी में पहुंचाता है। इससे वो महंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच खत्म हो जाते हैं, यानी सीपीयू को एक काम से दूसरे काम पर जाने में लगने वाला वक्त और परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाती है।
अभी तक हमने अलग अलग हिस्सों को देखा, अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। चलिए एक पैकेट के पूरे ऑप्टिमाइज्ड एकदम तेज सफर को देखते हैं। तो ये है पूरा ऑप्टिमाइज्ड रास्ता। पैकेट आता है, आरएसएस उसे सही लाइन में लगाता है, एनएपीआई बैच प्रोसेसिंग शुरू करता है, वी होस्ट यूजर कर्नल को बाईपास करके सीधा वीएम में ले जाता है, और आखिर में मल्टी क्यू वर्चुअनेट पैरेलल में प्रोसेसिंग संभालता है। हर एक कदम, हर एक टेक्नोलॉजी, सब मिलके मैक्सिमम स्पीड के लिए काम कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में ये नॉलेज काम कैसे आती है? चलिए एक क्लासिक नेटवर्किंग की गुत्थी सुलझाते हैं, जिसका सामना हर इंजीनियर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। वो रहस्यमयी कनेक्शन रीसेट। अक्सर कनेक्शन रिफ्यूज्ड की एरर आती है ना, वो इसी टीसीपी रीसेट पैकेट की वजह से होती है। इसे कोई प्यार से फोन काटना मत समझिए, ये तो जबरदस्ती बातचीत खत्म करने जैसा है। ये तब होता है जब हम एक बंद दरवाजे पर दस्तक देते हैं या किसी ऐसे से बात करने की कोशिश करते हैं जो पहले ही फोन काट चुका है। तो पहेली ये है, कनेक्शन तो रीसेट हो गया, पर ये मैसेज भेजा किसने? क्या ये उस सर्वर ने भेजा जिससे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बीच में बैठे किसी नेटवर्क डिवाइस जैसे कि फायरवॉल ने खेल कर दिया? ये जानना प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। इस राज का सुराग छिपा है टाइम टू लिव या टीटीएल में। हर आईपी पैकेट के अंदर एक डिजिटल उल्टी गिनती वाली घड़ी होती है, जो हर राउटर पर एक एक करके कम होती जाती है। अगर सर्वर से आने वाले नॉर्मल पैकेट 18 कूद के बाद 46 के टीटीएल के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन रीसेट पैकेट का टीटीएल एकदम अलग, मान लीजिए 85 है, तो बस चोर पकड़ा गया। ये सर्वर नहीं था, ये रास्ते में कोई और डिवाइस था, शायद एक फायरवॉल। नेटवर्क जासूसों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुराग है। तो हमने हार्डवेयर से लेकर वर्चुअल मशीन में चल रही एप्लीकेशन तक का रास्ता तो साफ कर दिया, सारी रुकावटें पहचान ली और उन्हें हटा भी दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे सिस्टम और भी बड़े और बिखरे हुए होता जाते हैं, हमेशा नई चुनौतियां सामने आती हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, परफॉर्मेंस की अगली रुकावटें अब कहाँ छिपी हैं?